कोई भी एम्प्लॉय जब सर्विस में आता है उसका 1 साल कंप्लीट होने के बाद ही वो एलटीसी को अवेल कर सकता है। सपोज कोई सितंबर 2018 में अगर सर्विस में लगा है, 15 सितंबर 2018, तो 15 सितंबर 2019 के बाद से लेकर और 31 दिसंबर ऑफ 2019 वो फर्स्ट अपना एलटीसी ले सकता है। और न्यूली रिक्रूटेड के केसेस में फर्स्ट 8 इयर्स तक वो एवरी ईयर एलटीसी ले सकता है, जिसमें फर्स्ट 3 इयर्स होम टाउन एंड फोर्थ ईयर वो ऑल इंडिया एलटीसी ले सकता है। और ये एम्प्लॉय के ऊपर होता है कि वो फोर्थ ईयर भी वो ऑल इंडिया ना लेकर वो होम टाउन एलटीसी उसको कन्वर्ट करा दे। तो न्यूली रिक्रूटेड के लिए बेनिफिट है कि फर्स्ट 8 इयर्स ऑफ सर्विस वो ले सकते हैं एलटीसी, बट फर्स्ट 1 ईयर कंप्लीट होने के बाद। और 8 इयर्स कंप्लीट होने के बाद फिर उनको एक ब्लॉक ईयर में फिक्स किया जाएगा। जैसे अभी ब्लॉक ईयर चल रहा है 18 to 21, ये गवर्नमेंट ने ब्लॉक ईयर फिक्स किए हुए हैं, इसको हम चेंज नहीं कर सकते अपने उससे। तो इससे पहले जो चल रहा था 14 to 17, अब जो चल रहा है 18 to 21, नेक्स्ट उसके बाद 22 to 25। और इसमें सपोज अगर दोनों हस्बैंड एंड वाइफ गवर्नमेंट जॉब में है तो दोनों में से एक ही क्लेम कर सकता है। अगर इंडिविजुअली कर रहे हैं तो दोनों इंडिविजुअली कर सकते हैं। अगर एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय को अपना फैमिली मेंबर बना के अगर क्लेम करता है तो दूसरे एम्प्लॉय को ये अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी या अपने इंस्टीट्यूशन से रिटर्न में देना पड़ेगा कि वो इस एलटीसी को अवेल नहीं कर रहे हैं। ओके। और इसमें फैमिली मेंबर्स की बात आती है तो हस्बैंड के लिए वाइफ एंड चिल्ड्रन उसके फैमिली मेंबर्स होते हैं, और डिपेंडेंट फादर और माइनर ब्रदर एंड अनमैरिड सिस्टर, अगर वो फादर पे या पेरेंट पे डिपेंडेंट नहीं है, वो फुली डिपेंडेंट है एम्प्लॉय के ऊपर, तो वो भी इसमें आते हैं, इंक्लूड होते हैं फैमिली के अंदर। इसके बाद विडो डॉटर्स एंड रिजाइड जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के साथ रह रहे हैं, वो भी इसमें इंक्लूड होते हैं फैमिली के अंदर। बेसिकली फैमिली के अंदर वो हैं जो आपके ऊपर फुली डिपेंडेंट है। तो उसमें स्पाउस और बच्चों को छोड़ के अगर आप किसी और को डिपेंडेंट डिक्लेयर करते हैं, लाइक अपने पेरेंट्स को या इन लॉज को या अपनी विडो डॉटर या सिस्टर को, तो अगर आप डिपेंडेंट डिक्लेयर करते हैं तो आप उनके लिए आपको डिपेंडेंट सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा ऑफिस में। और फर्स्ट 8 इयर्स में जो न्यू एम्प्लॉयज़ हैं, जैसे हम सभी अभी न्यू एम्प्लॉयज़ हैं, तो फर्स्ट 8 इयर्स ऑफ सर्विस में हम हर साल एलटीसी ले सकते हैं, राइट सर? अजय सर, राइट, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग। सो फर्स्ट 8 इयर्स में, यस मैम, मैं एक बार बात पूरी कर लूँ उसके बाद आप। हाँ ओके श्योर श्योर। तो फर्स्ट 8 इयर्स में आप हर साल एलटीसी ले सकते हैं। उसका पीरियड फर्स्ट 8 इयर्स में रहेगा 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक। तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर से पहले आपको फर्स्ट 8 इयर्स में हर साल अपनी एलटीसी लेनी होती है। उसके बाद क्या है कि जैसे मान लीजिए फर्स्ट ईयर आपने 2019 अक्टूबर में ज्वाइन किया है और आपका 1 साल कंप्लीट हो रहा है 2020 अक्टूबर में, तो फर्स्ट एलटीसी आपको केवल मिलेगी अक्टूबर 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक। फर्स्ट एलटीसी आपको इस पीरियड के बीच में लेनी होगी, और आपका जो रिटर्न जर्नी है वो 31 दिसंबर से पहले हो जाना चाहिए या 31 दिसंबर को हो जाना सर चाहिए। इनवर्ड, हाँ सर, इनवर्ड आपकी रिटर्न जर्नी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस स्टार्टिंग जो जर्नी है वो 31 दिसंबर से पहले होनी चाहिए। ओके, स्टार्टिंग जर्नी, हाँ स्टार्टिंग जर्नी जो है वो आपकी 31 दिसंबर से पहले हो जानी चाहिए। और रिटर्न अगर आपकी 1 या 2 तारीख को, जैसे हम ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक हमारा 1 तारीख तक रहता है, तो भी आप ले सकते हैं कि आपने 23 दिसंबर से एलटीसी लिया है, तो 23 दिसंबर को आप गए हैं और 1 जनवरी को आपका ब्रेक कंप्लीट होने के बाद आप वापस आ रहे हैं, तो भी आप एलिजिबल हैं। और उसके बाद आपका फर्स्ट 8 इयर्स आपको जो एलटीसी मिलेगा, एलटीसी का मेन पर्पस होता है होम टाउन विजिट, लेकिन फर्स्ट 3 इयर्स के बाद 4th ईयर आप ऑल इंडिया विजिट के लिए ले सकते हैं, जो आप इंडिया में कहीं पे भी जा सकते हैं। और फिर 5th 6th 7th ईयर की आपको फिर से होम टाउन एलटीसी मिलेगा, और 8th ईयर में आप अगेन ऑल इंडिया टूर के लिए ले सकते हैं। इसमें एक और प्रोविज़न है, आप अपने 3rd ईयर और 7th ईयर, 3rd ईयर और 7th ईयर में आप अपना होम टाउन एलटीसी कन्वर्ट कर सकते हैं नॉर्थ ईस्ट के लिए या पोर्ट ब्लेयर के लिए या फिर जम्मू एंड कश्मीर के लिए, जम्मू एंड कश्मीर के लिए। तो JNK के लिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए और पोर्ट ब्लेयर के लिए, इन तीनों में से किसी भी जगह के लिए आप 3rd ईयर की एलटीसी और 7th ईयर की एलटीसी कन्वर्ट कर सकते हैं। और आपकी जो वो उसको हम कहेंगे होम टाउन एलटीसी कन्वर्जन।
तो जब हम अप्लाई करते हैं उसके लिए तो हम यही लिखते हैं उसमें होम टाउन एलटीसी कन्वर्जन फॉर जे&के और पोर्ट ब्लेयर और नॉर्थ ईस्ट। उसके बाद 4th ईयर में अगेन आप ऑल इंडिया टूर यानी कि कहीं के लिए भी ले सकते हैं, इंक्लूडिंग दीज 3 प्लेसेस ऑल्सो। एंड 8th ईयर में भी आप कहीं के लिए भी ले सकते हैं। तो ये होता है न्यू एम्प्लॉयज़ के लिए। उसके बाद जो आपकी 8 ईयर्स की सर्विस कंप्लीट हो जाती है, तो 8 ईयर्स की सर्विस कंप्लीट होने के बाद आपको एक ब्लॉक पीरियड में डाल दिया जाता है। ये ब्लॉक पीरियड होता है 4 सालों का, जैसे अभी चल रहा है 2018, 19, 20, 21। तो 4 सालों के ब्लॉक पीरियड में आपको एक तो होम टाउन एलटीसी मिलेगी फर्स्ट 2 ईयर्स में, और सेकेंड 2 ईयर्स में आपको एक ऑल इंडिया एलटीसी मिलेगी। तो आप चाहे तो दोनों एलटीसी एज ए होम टाउन यूज़ कर लीजिए, या फर्स्ट वाली होम टाउन एलटीसी को कन्वर्ट कर लीजिए, होम टाउन कन्वर्जन करके जे&के, नॉर्थ ईस्ट या पोर्ट ब्लेयर घूम लीजिए, और फिर दूसरी एलटीसी जो सेकंड 2 ईयर्स में मिलनी है उसमें आप होम टाउन भी जा सकते हैं या ऑल इंडिया में कहीं पे भी जा सकते हैं। तो ये ब्लॉक ईयर वाला सिस्टम चालू हो जाता है 8 ईयर्स कंप्लीट करने के बाद। मान लीजिए आपके 8 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं 2018 में या 19 में, तो आपका 2021 तक ये फर्स्ट ब्लॉक चलेगा आपका। एम आई राइट सर? यस सर। और आपका एलटीसी में जो आपका रिम्बर्समेंट होता है वो स्टेशन टू स्टेशन होता है, स्टेशन टू स्टेशन। ये नहीं कि मतलब मान लीजिए आप किसी जगह पे रह रहे हैं, वहाँ से स्टेशन आपका 25 किलोमीटर दूर है, वहाँ से आप टैक्सी घर से टैक्सी लेके जाते हैं स्टेशन तक, तो आपको वो नहीं मिलेगा पैसा। स्टेशन टू स्टेशन मतलब आप जिस स्टेशन से बोर्ड करेंगे ट्रेन या फ्लाइट, जो भी आपकी एलिजिबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग, और उसके बाद जहाँ आप उतरेंगे, तो स्टेशन टू स्टेशन मिलता है। और आपको पहले से डिक्लेयर करना होता है अपने एप्लीकेशन में, एलटीसी एप्लीकेशन में, कि मैं इस जगह से इस जगह जा रहा हूँ या जा रही हूँ, और मेरे साथ ये फैमिली मेम्बर जा रहे हैं। और हाँ, इसमें एक और फीचर है, आप अपने लिए और अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए अलग अलग करके ले सकते हैं, ब्रेक कर करके। ज़रूरी नहीं है कि एक साथ ही जाना है सभी को। और एलटीसी आपको उन्हीं लोगों के लिए मिलेगा जो लोग आपके साथ रह रहे हैं स्टेशन पे। हाँ, अगर आपकी फैमिली आपके साथ नहीं रह रही है, आप अपनी फैमिली को बुलाना चाहते हैं अपने पास, तो उनको बुलाने के लिए भी आपको एलटीसी मिल जाएगा। और आप एक तरफ से भी एलटीसी ले सकते हैं, एक तरफ से आने के लिए या जाने के लिए भी ले सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। हाँ, फ्लाइट के लिए देखिए, फ्लाइट के लिए एलटीसी पे कौन सर, इसमें आपने जो बताया, एक छोटा सा मैं करेक्शन कर दूं। हाँ, कि सपोज करो फ्लाइट मिलता है तो ऐसी जगह है जो आपकी मेन सिटी से 25 किलोमीटर या 50 किलोमीटर दूर है। हाँ। उस केस में क्या होता है, अगर आपने स्टेट गवर्नमेंट की बस यानी जो बसें हैं, अगर स्टेट गवर्नमेंट की बस से अगर आप एयरपोर्ट तक या रेलवे स्टेशन तक आते हैं तो वो भी क्लेम हो सकता है। टैक्सी, प्राइवेट टैक्सी या प्राइवेट, वो बिल्कुल क्लेम नहीं होता। पर अगर स्टेट गवर्नमेंट की बस से आपने अगर जर्नी परफॉर्म की है उस स्टेशन पे या एयरपोर्ट आने के लिए, तो वो भी एडमिसिबल है। ओके। हाँ, एलटीसी फॉर लास्ट इसमें ये है कि आप सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे, वही आपको रियम्बर्समेंट मिलेगा। हाँ, और फ्लाइट के लिए पूछ रही हैं, मंजू मैडम पूछ रही हैं, एलटीसी फॉर फ्लाइट इज़ एलिजिबल। मैम, अभी मेरे ख्याल से हम लोग जितने भी लोग जुड़े हैं अपने ग्रेड पे के हिसाब से हम फ्लाइट के लिए एलिजिबल नहीं हैं। तो ग्रुप 1 ऑफिसर्स जो होते हैं, वो ऑफिशियल्स जो होते हैं ग्रुप 1 के, केवल वही लोग एलिजिबल होते हैं फ़्लाइट के लिए। तो हम लोग ग्रुप बी में आते हैं, तो ग्रुप बी में हम एलिजिबल नहीं है। बट हम अगर फ़्लाइट से जाना चाहते हैं तो हम जा सकते हैं, उसके लिए मना ही नहीं है। लेकिन अगर आप फ़्लाइट से जाते हैं तो आपका जो फेयर है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा ट्रेन के फेयर से। तो यहाँ एक समझने वाला पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने वाला, ध्यान से समझिएगा। ट्रेन के फेयर से रेस्ट्रिक्ट कैसे होता है? मान लीजिए आपका ट्रेन का फेयर है, बैंगलोर में आप रहते हैं, बैंगलोर में जॉब करते हैं और दिल्ली आपका होम टाउन है, आप दिल्ली जाना चाहते हैं। तो बैंगलोर से दिल्ली आप अगर ट्रेन से जाते, राजधानी से जाते, तो आपका फेयर होता सेकेंड AC का 4,500 रुपये या 5,000 रुपये सेकेंड AC में। लेकिन आप फ़्लाइट से गए, फ़्लाइट में आपके लगे 4,000 रुपये, ठीक है। लेकिन आपका रिम्बर्समेंट कैसे होगा? हम जब रिम्बर्समेंट करेंगे तो राजधानी का फेयर नहीं देखेंगे, हम देखेंगे नॉर्मल एक्सप्रेस ट्रेन जो चलती है उसमें सेकेंड AC का फेयर कितना है। तो मान लीजिए आप फ्लाइट से गए, आपके 4,000 लगे, राजधानी से अगर आप जाते तो 5,000 लगते। लेकिन जो नॉर्मल एक्सप्रेस ट्रेन है उसमें सेकेंड AC का फेयर 3,500 रुपये या 3,000 रुपये है। तो आपको 3,000 का ही रिम्बर्समेंट होगा, क्योंकि 3,000 का ही रिम्बर्समेंट होगा, क्योंकि आपका फेयर जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। बट अगर आप राजधानी से ट्रैवल करते हैं और 5,000 फेयर पे करते हैं तो आप एलिजिबल हैं राजधानी के फेयर के रिम्बर्समेंट के लिए। बेशक आपके फ़्लाइट में कम लगे हों पैसे राजधानी के फेयर से, लेकिन आपका जो रिम्बर्समेंट होगा वो एक्सप्रेस चार्जेस भी रिम्बर्समेंट होंगे आप। हाँ, इसमें अगर आप राजधानी की टिकट, आपने प्रीमियम टिकट बुक की है तो प्रीमियम चार्जेस जो लगते हैं वो भी रिम्बर्समेंट होते हैं। इवन कई बार हम तत्काल में बुक कर लेते हैं तो भी रिम्बर्समेंट होता है।
और फ़्लाइट के लिए सर क्योंकि आप एलिजिबल नहीं है फ़्लाइट से जाने के लिए और आपका फेयर रिस्ट्रिक्ट होगा, तो आप किसी भी साइट से बुक कर सकते हैं जहाँ से आपको चीपेस्ट टिकट मिले। ज़रूरी नहीं है आप IRCTC से बुक करें। पोर्ट ब्लेयर के लिए देखिए, हम लोगों को यहाँ से अपने स्टेशन से चेन्नई या कोलकाता तक तो हमें ट्रेन का फेयर मिलेगा, और चेन्नई या कोलकाता से पोर्ट ब्लेयर के लिए हमें फ़्लाइट का फेयर मिलेगा। वो भी एयर इंडिया से बुक होनी चाहिए या फिर उनके ऑथराइज डीलर्स? हाँ, उसके लिए 2 ऑथराइज डीलर हैं, एक बालमेर लॉरी है और एक और है। इसके अलावा आप IRCTC की अशोक ट्रेवल्स, और इसके अलावा IRCTC की वेबसाइट से आप बुक कर सकते हैं। और इसमें बार बार बात हो रही है कि आपका 1 ईयर कंप्लीट होना चाहिए, फर्स्ट ईयर कंप्लीट होना चाहिए, बट इसमें आपकी 1 ईयर की कंटिन्यूअस सर्विस होनी चाहिए। यस, कंटिन्यूअस सर्विस मींस उसमें कोई डाइज नॉन या कोई आपका ब्रेक वगैरह नहीं होना चाहिए। ब्रेक इन सर्विस नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ, अगर कोई अनऑथराइज आपकी एब्सेंस होती है तो वो आपकी ब्रेक इन सर्विस मानी जाएगी और उसके नेक्स्ट फिर आपका 1 ईयर स्टार्ट होगा। सर एक बात और पूछना चाह रहा था मैं। हाँ सर, ये जो आपने बताया 8 साल कंप्लीट होने के बाद हमें ब्लॉक ईयर्स में फिक्स किया जाएगा, तो वो आपने शुरू के 2 साल और जो बाद के 2 साल बताए थे वो एक बार दोबारा से बता दीजिए, समझ नहीं आया। सर आपके जो 8 इयर्स जब भी फिनिश होंगे उस टाइम पे जो नेक्स्ट ब्लॉक ईयर चल रहा होगा उसके बीच में आपको LTC नहीं मिलेगा। सपोज आपके 8 इयर्स 2020 में कंप्लीट हो रहे हैं जी, बट जो ब्लॉक ईयर है वो 21 तक का है, नेक्स्ट ब्लॉक ईयर 22 to 25 चलेगा, तो आप 21 में कोई भी LTC नहीं ले सकते, आप 22 से ले सकते हैं, 22 से 25 के बीच में। और 22 से 25 मींस 22 एंड 23 ये एक ब्लॉक पीरियड हो गया 2 इयर्स का, 24 एंड 25 ये नेक्स्ट ब्लॉक ईयर हो गया। तो उसके बाद 8 इयर्स के बाद फिर आपका क्या चलेगा, 22 एंड 23 जो चलेगा वो एक होगा, उसमें आप एक ही LTC ले सकते हैं जिसमें आपको ग्रेस पीरियड अलाउड होता है। फर्स्ट 8 इयर्स में अगर आपके किसी इयर्स का LTC लैप्स हो जाता है तो वो आपको ग्रेस पीरियड नेक्स्ट ईयर नहीं मिलता है, क्योंकि एक साल में आप एक ही बार LTC ले सकते हैं। जी पवित्र सर, नॉन एंटाइटल्ड एम्प्लॉय जो है प्राइवेट एयरलाइन से ट्रैवल कर सकते हैं। और योगेंद्र सर, आपका क्वेश्चन है होम टाउन से डिपेंडेंट पेरेंट को अपने पास बुलाते हैं तो दोनों साइड का नहीं मिलेगा, एक साइड का मिलेगा उनको बुलाने के लिए। क्वेश्चन था, एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर बोलिए। सर जैसे हम ईयर में LTC अप्लाई नहीं कर सकते तो फर्स्ट ईयर हमारा सर्विस का ऐसे ही चला जाएगा, तो जो फर्स्ट 8 LTC होंगे हमारे तो वो तो 9 ईयर की सर्विस में कंप्लीट करेंगे ना हम? जी बिल्कुल बिल्कुल। नहीं सर, नहीं सर, वो फर्स्ट 8 ईयर की सर्विस होगी आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग से, जब आपको 8 ईयर कंप्लीट हो जाएंगे उस ईयर तक। तो ऐसे तो सर 7 ही LTC हुई ना? 7 LTC हुई सर। आफ्टर 1 ईयर होता है, आफ्टर 1 ईयर 9 ईयर की सर्विस में होएगा। हाँ सर, आपको 8 LTC नहीं दे रहे हैं, आपको 8 इयर्स तक दे रहे हैं, उसमें इयर्स मेंशन। तो LTC 7 हो जाएंगे? नहीं, LTC 7 हो जाएंगे सर। वो LTC का जो पीरियड है ना वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक चलता है। सो मान लीजिए आपने अक्टूबर 2019 में ज्वाइन किया, अक्टूबर 2020 में आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो रहा है, तो आपका जो फर्स्ट ईयर काउंट होगा वो 1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2020 काउंट हो रहा है, लेकिन आप एलिजिबल होंगे अक्टूबर 2020 से दिसंबर 2020 के बीच में LTC लेने के लिए, तो पहली LTC आपको वहाँ मिल जाएगी। ठीक है, तो आपका पहला ईयर जो काउंट हुआ 2020 का, वहाँ पे आपको पहली LTC मिल गई। दूसरा ईयर आपका 2021 का काउंट होगा और ऐसे ही चलता जाएगा आपका। 2027 में आपका 8th ईयर काउंट होगा और 8th ईयर आपको 8वीं LTC मिल जाएगी। और इसमें भी फिर डिपेंडेंट चिल्ड्रन का वही CA वाला रूल लगता है कि ओनली 2 चिल्ड्रन ही आपके जो डिपेंडेंट होंगे उन्हीं को ही आप LTC क्लेम कर सकते हैं। हाँ, वही सेम CA वाला ही डिपेंडेंट को लेके चलेगा। हाँ। मतलब आप बच्चों के लिए ले सकते हैं, वाइफ के लिए, पेरेंट्स के लिए, डिपेंडेंट पेरेंट्स के लिए ले सकते हैं, या अगर आपके कोई ब्रदर एंड सिस्टर जो नाबालिग हैं और आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं उनके लिए ले सकते हैं। ऑल दीज आर सब्जेक्ट टू प्रोडक्शन ऑफ डिपेंडेंट सर्टिफिकेट टू द डिपार्टमेंट। एक्सक्यूज मी, 98 से 20 अक्टूबर 98 से पहले अगर किसी के बच्चे हैं, हाँ, वो उन पे क्लेम कर सकते हैं। 98 इसका कट ऑफ डेट है, इसके बाद ही 2 बच्चों तक रिस्ट्रिक्टेड किया है। 20 अक्टूबर 1998। एक्सक्यूज मी, हाँ मैडम। हस्बैंड अगर प्राइवेट जॉब में होते हैं
हाँ तो एलटीसी के लिए उनके लिए क्लेम कर सकते हैं? बिल्कुल क्लेम कर सकते हैं। देखिए स्पाउस के लिए कोई इनकम की लिमिट नहीं है, डिपेंडेंट इनकम की लिमिट नहीं है। मैंने स्वामी हैंडबुक में एक रूल देखा था, उसमें कुछ इस तरीके से था, लिखा हुआ था कि अगर 9,000 या सी उससे कम मैं क्लियर कर देता हूँ, मैं समझ गया आपकी बात को। जैसे आप अपने स्पाउस और अपने बच्चों के अलावा किसी और को डिपेंडेंट डिक्लेयर करती हैं, मान लीजिए आप अपने इन लॉज को या अपने पेरेंट्स को डिपेंडेंट डिक्लेयर करती हैं अपने स्पाउस और बच्चों के अलावा, तो उनकी मैक्सिमम इनकम लिमिट जो है वो 9,000 पर मंथ से कम होनी चाहिए। ठीक है, स्पाउस के लिए और बच्चों के लिए कोई लिमिट नहीं दी गई है। इसमें कोई लिमिट नहीं है जी पूनम मैडम, फैमिली मेंबर से रिलेटेड एक क्वेश्चन था सर कि फादर को तो पेंशन डिपार्टमेंट से उनको मदर सर्टिफिकेट देना होता है पवन सर, मदर वो भी डिपार्टमेंट एक सर्टिफिकेट लिखेगा कि उसको यहाँ इस तरह की कोई फैसिलिटी नहीं मिलती है। सर प्राइवेट एम्प्लॉयज़ के लिए ज़रूरत नहीं है ना, कि वो प्राइवेट में भी इसलिए लेना होता है कि बहुत से डिपार्टमेंट आजकल प्राइवेट के जो एमएनसी वगैरह है वो लोग भी आजकल एलटीसी देते हैं, तो हमें ये एक अपनी के लिए एक सर्टिफिकेट लेना चाहिए। ठीक है। तो मैम क्लियर है? जब भी जर्नी परफॉर्म करेंगे तो जब भी देंगे हर उस टाइम देना पड़ेगा ऐसा ये सर्टिफिकेट? ईयरली वंस देना होता है मैम। यस हेलो हाँ सर बोलिए। सेम ईयर में हाँ सर, सेम ईयर में अपने लिए और अपने पेरेंट्स के लिए इंडिविजुअल एलटीसी अप्लाई हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा सर। इंडिविजुअल कर सकते हैं आप। ओके ठीक है। और कौन सा एक क्वेश्चन था? हाँ सर बोलिए। सर मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं मिला सर। हाँ बोलिए। मेरा ये था कि फादर को पेंशन मिल रहा है, मदर को कुछ नहीं मिल रहा है, तो मदर डिपेंडेंट है हम पे? नहीं मैम, अगर फादर No, को ma'am. पेंशन Mother is मिल रही है dependent और on father. पेंशन 9,000 से ज़्यादा है तो वो लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। मदर आपके ऊपर तभी डिपेंडेंट होंगी अगर फादर डिपेंडेंट होंगे। अगर फादर डिपेंडेंट कि आपके ब्रदर सिस्टर भी आपके ऊपर हाँ। डिपेंडेंट नहीं है अगर इन केस पेरेंट की सैलरी और पेंशन 9,000 से ज्यादा है प्लस डीए हाँ इंक्लूडिंग डीए। कौन सा सर एक क्वेश्चन था? हाँ सर बोलिए। यस सर प्लीज आस्क प्रकाश सर। Okay, sir. So in service book, already my dependents are entered. Still, we have to submit a declaration certificate that of our dependents. बिल्कुल सर, डिपेंडेंट सर्टिफिकेट है ना, वो कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए वैलिड होता है। जैसे जहाँ तक मुझे पता है दिल्ली में शायद 3 साल के लिए बनता है, हरियाणा में शायद 6 महीने या 1 साल के लिए बनता है। तो जितना भी उसका वैलिडिटी पीरियड होगा हर उस पीरियड के बाद आपको डिपेंडेंट सर्टिफिकेट दोबारा से देना होगा। My question is, in spite of details are entered in the service book हाँ, of कोई प्रॉब्लम dependents, नहीं है still. सर। हाँ इन स्पाइट ऑफ इट इज एंटर्ड इन अलावा द भी सर्विस लेना बुक यू हैव टू पड़ता प्रोड्यूस इट अगेन एंड अगेन। Okay, okay, sir. सर हस्बैंड का जॉब कहीं और है, वो हमारे साथ स्टेशन पे नहीं रह रहे हैं, तो आप फिर उनके भी लिए वो claim नहीं कर सकते उनकी नहीं कर सकते। आप उसी स्पाउस उन्हीं के लिए क्लेम कर सकते हैं जो आपके साथ स्टेशन पे रह रहे हैं। बट अगर वो आपके साथ रहने के लिए आ रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं आपके पास, तो आप उनका वन साइड का क्लेम कर सकते हैं। और सर वो चाहे तो अपने उससे अलग से भी ले सकते हैं वो अपना। हाँ अलग से भी ले सकते हैं। इसी में मेरी एक क्वेश्चन है सर। हाँ सर। अगर पेरेंट्स जैसे फैमिली मेंबर नहीं रह रहे हैं फैमिली मेंबर का एम्प्लॉय के साथ रहना जरूरी नहीं है सर। हाँ फैमिली मेंबर्स का वो हाँ जरूरी नहीं कि वो एम्प्लॉय के साथ रह रहे हैं, वो अदर स्टेशन पे, बट वो रिस्ट्रिक्टेड होता है होम टाउन टू हेडक्वार्टर, एम्प्लॉय हेडक्वार्टर। वही मैंने बताया ना कि वो अगर उनके पास वापस आ रहे हैं, उनके पास आ रहे हैं तो ले सकते हैं। लेकिन सर उन्हें दोनों तरफ का मिलेगा ना, क्योंकि उनका वहाँ पे घर पे है, हमारा हेडक्वार्टर यहाँ पे नहीं कौन सा देखिए एक हेडक्वार्टर से होता ना सर। So, कौन सा one more clarity, कौन please? सर हाँ मेरा इसमें एक डाउट ये है, जैसे सपोज मेरी पोस्टिंग तो है दिल्ली में, मेरी वाइफ है मान लो दार्जिलिंग में, और हम कश्मीर जाना चाहते हैं, तो वो वहां से ले सकती है, मैं यहाँ से ले सकता हूँ, इस तरह से भी पॉसिबल है? वो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है क्या सर? वो भी अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उनको वहाँ से और आपको यहाँ से, ऐसे कैसे पॉसिबल? हाँ ऐसा भी पॉसिबल है, ऐसा भी पॉसिबल है। और वो नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि वो मेरे घर तक आए और मेरे घर से हम दोनों क्लेम कर सकते हैं। हाँ बट सर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही पेड होगा। अगर आप ऑल इंडिया ले रहे हैं तो आपके हेडक्वार्टर से जम्मू कश्मीर का, अगर सपोज आप ही एम्प्लॉय हैं और फैमिली एम्प्लॉय नहीं है, तो आपके हेडक्वार्टर से लेकर और जो आपके प्लेस ऑफ विजिट है वहां तक का ही आपको मिलेगा। और अगर आपकी फैमिली भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो वो अपना सेपरेट क्लेम कर सकती हैं और आप अपना सेपरेट क्लेम कर सकते हैं। हाँ उसमें मैक्सिमम आपको मिलेगा उसका।
बेनिफिट। Okay, Pawan sir, हाँ सर, one more बोलिए। clarification. The dependents is not a spouse if there is not so any declaration for spouse. सर क्लियर नहीं है For सर। example, sir, नो नीड टू सर, वो आपकी सर्विस बुक में आप फैमिली मेंबर शो करते हैं ना, वहां पे से आपका डिक्लेरेशन हो जाता है। स्पाउस को अलग से दिखाने का जरूरत नहीं पड़ता उसमें। okay, no need declaration certificate for spouse. नहीं, स्पाउस के लिए वो कोई आपकी सर्विस बुक में जब आपने एंट्री किया हुआ है, जब आप सर्विस बुक बनती है आपकी, उस टाइम पे डिक्लेयर होता है। या आप जब ज्वाइनिंग आपने किया होगा तो उस टाइम पे अगर आपकी मैरिज हो चुकी है तो आपने स्पाउस और बच्चे जितने हैं उनका डिक्लेरेशन दिया होगा। उसके बाद अगर बर्थ होता है तो आपने उसमें एडिशन करवाया होगा टाइम टू टाइम, वही आपकी फैमिली हिस्ट्री चलती है। Okay, sir, thank you. ठीक है। एक क्वेश्चन था पूनम मैडम का कि एलटीसी के लिए प्रियर परमिशन लेना पड़ेगा क्या? तो मैम इट इज़ गुड, आपको प्रियर परमिशन लेनी चाहिए और जहाँ तक हो सके विदाउट परमिशन आपको प्रोसीड नहीं करना चाहिए एलटीसी पे। बट इन इमरजेंसी, कोई आपके फैमिली में इमरजेंसी हो जाती है और कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से आप गए हैं, ऐसे केसेस में आपके प्रिंसिपल जो हैं, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो हैं, वो आपके वापस आने के बाद भी अप्रूव कर सकते हैं एलटीसी, आपको पोस्ट फैक्टो अप्रूवल दे सकते हैं उस पर। सर मुझे सर क्लियर नहीं हुआ मुझे कि हस्बैंड अगर दूसरे स्टेशन पे रहते हैं तो दोनों साइड का एलटीसी मिलेगा क्या? दोनों साइड का मिलेगा या एक ही साइड का मिलेगा? बताइए सर। दोनों साइड पे क्लेम कर सकते हैं मैम आप। ठीक है सर मेरा एक और क्वेश्चन था। हाँ बोलिए मैडम। सर एक्चुअली अभी जैसे कोविड का है और आफ्टर वैकेशन, और अगर किसी के घर में इमरजेंसी आ जाती है और वो स्टेशन लीव करता है, तो फिर अगर उसने सपोज मेल भी किया है प्रिंसिपल को और प्रिंसिपल को मैसेज भी कर दिया है, लेकिन प्रिंसिपल का कोई रिवर्ट नहीं है, सिर्फ ये रिवर्ट आ रहा है कि आपको वापस आने के बाद में 14 दिन क्वारंटीन करके 14 दिन क्वारंटाइन पीरियड लीव एज अ लीव काउंट होगा, क्या ऐसा ही होगा? मैम इसके बारे में ना, ये क्वारंटाइन पीरियड की लीव के बारे में अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया है। तो हम लोग भी जब वेकेशन के बाद आए थे ज्वाइन करने, हम भी क्वारंटाइन थे, बट अभी हमें सैलरी मिल रही है। बट इसके ऊपर जब तक हेडक्वार्टर से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आता, कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। तो अभी हम कुछ कह नहीं सकते, इस पर क्लैरिफिकेशन आना है हेडक्वार्टर से, एक्सपेक्टेड है क्लैरिफिकेशन आना कि क्वारंटाइन पीरियड का क्या होने वाला है। तो इस पर जैसे ही क्लैरिफिकेशन आएगा, क्योंकि तो वैसे कोई रूल नहीं है कि आप 14 दिन होंगे, है ना जी? ऐसा कोई रूल नहीं है कि 14 दिन आपकी वो एज ए लीव काउंट होगी? देखिए वैसे तो आप ऑफिस में नहीं हैं तो वो लीव ही है आपके लिए, लेकिन ये क्योंकि पेंडेमिक है, एक स्पेशल सिचुएशन है, तो इस पे स्पेशल सिचुएशंस पे हमेशा स्पेशल ऑर्डर्स आते हैं जो कि एक्सपेक्टेड भी है। तो जैसे ही उसके बारे में कोई ऑर्डर आएगा। पवन सर इसमें यह है कि अगर आप घर बैठे ही ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो वो एज ए ट्रीट ड्यूटी माना जाता है। ओके। क्वारंटाइन पीरियड में आप क्वारंटाइन पीरियड में अगर बच्चों की क्लास ले रही हैं तो एज ए ट्रीट ड्यूटी होगा वो आपका। अच्छा, वो लीव नहीं काउंट कर सकते? नहीं। मुझे ठीक है। पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि अगर हमने ऑनलाइन हमारी ज्वाइनिंग होगी हो और प्रिंसिपल सर ने हमें ऑनलाइन ज्वाइन करा लिया हो, तो फिर हम घर बैठे भी क्लास लें तो फिर हमें सैलरी मिल सकती है, वो काउंट हो सकता है आई थिंक। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है सर, ऑनलाइन ज्वाइनिंग का कोई प्रोसीजर था क्या? क्योंकि हमारा टिकट नहीं हो पा रहा था जून में आने का, तो हमें तो लीव ही लेना पड़ा। ऑनलाइन अगर ज्वाइनिंग आप का नहीं आ मैम, पा रहे हो, आपका 3 फ्लाइट मेरे कैंसिल हो गए थे, तो फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से मुझे तो लीव ही लेना पड़ा EOL। इस केस में प्रिंसिपल ने अपने लेवल पे, अपने स्कूल के अपने प्रिंसिपल ने अपने लेवल पे, किसी ने ईमेल के थ्रू, किसी ने भाई वैसे लिखा था कि भाई आप लोग अपना ज्वाइनिंग भेज दें। तो अलग-अलग स्कूलों के अलग-अलग सिचुएशन, इसके लिए सर जो अभी DOPT का जो क्लैरिफिकेशन आया ना DOPT का, उसमें आपको इसका क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। वो शो करके आप अपना EOL जो है रिवर्ट करवा सकते हैं। तो मेंशन है कि आपको ऑन ड्यूटी कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, आई थिंक वी शुड मूव फर्दर, हमारा काफी टाइम हो गया आज। इसमें सर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये रह गया कि आपको जो जर्नी स्टार्ट करी है वो विद इन 6 मंथ आपको कंप्लीट करनी है। ओके, मतलब रिटर्न जर्नी विद इन 6 मंथ परफॉर्म हो जानी चाहिए।
विद इन 6 मंथ होना चाहिए। एम्प्लॉय के केस में तो ये पॉसिबल है, बट जैसे फैमिली मेंबर्स हैं उनके केसेस में कभी कभी पॉसिबल नहीं होता। तो बस ये ध्यान रखिए कि 6 मंथ से पहले आपकी वो रिटर्न जर्नी कंप्लीट हो जाए और विद इन 2 मंथ्स आप उसको कंप्लीट मींस क्लेम कर सकें, क्योंकि टीएडीए के रूल में भी आता है कि 60 डेज अगर आपने एडवांस नहीं लिया तो आपको टीएडीए बिल सबमिट करना है। ओके। और एक और चीज इसमें आती है कि आप इसको किसी भी लीव के साथ ले सकते हैं, बस चाइल्ड केयर लीव के साथ आप एलटीसी अवेल नहीं कर सकते। नहीं, चाइल्ड केयर लीव के साथ अलाउ कर दिया सर लास्ट ईयर। इस तरह से सैंक्शन अलाउड है, परमिशन है। हाँ, ओके। तो एलटीसी आप चाइल्ड केयर लीव पे वेकेशन में ब्रेक। जी मेरा ये भी क्वेश्चन है एक सर कि जैसे हम समर वेकेशन हमारा तो वहां से हम एलटीसी लेना चाहते हैं तो लीव में हम कभी भी ले सकते हैं क्या? व्हाट सर, रिपीट कीजिए सर, आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ। जी मेरा क्वेश्चन ये है सर कि जब हम किसी लीव में घर जाते हैं समर वेकेशन विंटर ऑटम में तो हम उनमें ले सकते हैं एलटीसी, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं सर, नहीं आप ले सकते। अब उसकी परमिशन ले लीजिए पहले। सर एलटीसी के लिए आपने कहा 6 मंथ में रिटर्न होना जरूरी है, लेकिन जैसे मैटरनिटी लीव के लिए जा रहे हैं तो फिर 6 मंथ के बाद ही आएंगे, तब फिर एलटीसी नहीं ले सकते क्या? आप किसी दूसरे ओकेजन में ले सकते हैं मैम। उसमें एलटीसी के रूल में है कि आपको कंप्लीट करना है विद इन 6 मंथ आपकी जर्नी को। ओके। और अगर इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा आपकी परमिशन से। हेलो। हाँ सर बोलिए। जी सर। ये जब आप प्लान करते हैं कि मुझे अभी केवल ऑन बोर्ड के लिए जाना है तो यू नीड टू सबमिट एन अंडरटेकिंग कि मैं अभी फिलहाल 1 वे के लिए जर्नी के लिए एलटीसी का अप्लाई कर रहा हूँ और विद इन 6 मंथ में इसको रिटर्न जर्नी इसका कंप्लीट होगा, अदरवाइज आपकी एलटीसी फॉरफिट की जाएगी, पूरी फॉरफिट के साथ आपको रिकवरी हो जाएगी उसकी। जी रखिएगा। एक क्वेश्चन हाँ मैडम बोलिए। सर जैसे आपने अभी बताया कि अगर तत्काल में टिकट अगर कराते हैं ट्रेन का तो वो तत्काल का जो रेट होता है उसी रेट से रिएम्बर्स हो जाता है। हाँ जी। क्या उसके लिए प्रिंसिपल को ये एप्लीकेशन देना पड़ता है कि हमारा क्योंकि हमको नॉर्मल टिकट नहीं मिल पा रहा है रिजर्वेशन तो हमको तत्काल में कराना पड़ेगा? नहीं, कुछ नहीं देना पड़ता, अलग से कुछ नहीं देना। एक्चुअली क्या हुआ था कि जब आप क्लेम करेंगे उसी में अंडरस्टूड है, क्लेम के वक्त ही जब आप टिकट लगाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली पता चल जाता है। सर एक बार मैं ट्रेनिंग पे गई थी तो टिकट क्योंकि नहीं थी तो तत्काल में टिकट कराई थी, तो जब ऑडिट हुआ था तो वो हमारा काफ़ी अमाउंट उन्होंने तत्काल का जो भी मतलब था अमाउंट वो उन्होंने कट कर लिया था। गलत काटा है मैम, इसके लिए मैं सर्कुलर शेयर करूंगा आपको, आप वो सर्कुलर दिखा के अपना अमाउंट वापस मांग सकती है। ठीक है, उसमें क्लियरली मेंशन है। मैं बताता हूँ इस केस में कौन एक चीज ये है कि अगर आपको पहले से ही पता है कि जैसे मेरा इन सर्विस कोर्स नेक्स्ट मई में है, हाँ। आपने उसी समय अगर रिजर्वेशन नहीं कराया और आप तुरंत तत्काल कराते हैं तो ऑडिट काट लेती है। नहीं, एक रूल ये है कि आप हाँ एक मिनट सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मान लीजिए आपको पता है कि इन सर्विस कोर्स है, बट अगर आपको ऑफिस ऑर्डर नहीं मिला है उस केस में आप क्लेम कर सकते हैं ना। मैं वो पहले से इंटीमेट हो गया है, हाँ। तो आप तब आपका पर अगर आपको इंटीमेट तो आप अपना कोटा आ गया कि भाई आपको जाना तो उस केस में वो एलिजिबल पेमेंट लेने। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर। जी मैडम बोलिए। हेलो। आवाज नहीं आ रही है मैडम। हाँ आज जा रही है, आप बोलिए।
उस केस में आपको पुरानी टिकट जो आपने बुकिंग कराई है वो उनको एज ए एविडेंस मुझे बाहर निकाल दिया। डेस्टिनेशन तक जो भी ट्रेन जा रही है, यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट की किसी भी ट्रेन में उस पर्टिकुलर डेट में सीट्स अवेलेबल नहीं थी, दिस इज द प्रूफ, हेंस मुझे ये तत्काल कराना पड़ा, तो दैट विल बी एक्सेप्टेड। अजय जी, जी हाँ सर, जी सर, ये अभी आप आई थिंक आप एलटीसी कंक्लूड कर रहे हैं, तो इसमें एक इमरजेंसी एलटीसी का जिसको कि इमरजेंसी पैसेज कंसेशन बोलते हैं, स्पेशली जो नॉर्थ ईस्ट के लिए डिजाइन है, इस बारे में अगर 2 लाइन बोल दे तो प्लीज। जी सर। तो इससे पहले सर मैं ये कंप्लीट करना चाहता हूँ कि इसमें एक एडवांस की बात आती है कि एलटीसी एडवांस, ठीक है, आप एलटीसी एडवांस ले सकते हैं आपको 90% ऑफ द फेयर, एस्टिमेटेड फेयर टू एंड फ्रो जर्नी, और ये एडवांस आप 125 डेज बिफोर ले सकते हैं, जो कि 4 months एंड 5 days होता है, क्योंकि रेलवे की रिजर्वेशन सर ये तभी एडमिसिबल है जब आपने अगर एडवांस में टिकट बुक कराई हो और अगर आपने पेमेंट कर दिया तो। नहीं सर, एडवांस लेने के शायद 10 days होता है कि आपको टिकट शो करनी है अपनी एडवांस लेने के बाद। वो टिकट जब आपकी क्लियर हो जाती है, अगर आपने परचेज कर लिया उसी बेस पे आपको 90% एडवांस मिलता है। नहीं सर, पहले टिकट ले सकते हैं, और एडवांस किस लिए मांग रहा है, वो टिकट बुक करने के लिए मांग रहा है आई थिंक। हाँ, तो ये कह रहा हूँ आज लेने के बाद ग्रांट नहीं करते हैं, क्योंकि ये अथॉरिटी यही कहती है कि जब आप पहले ग्रांट करो, टिकट प्रोड्यूस करो, तभी आपको ग्रांट होगा। आजकल इस तरह का रूल है। नहीं सर, रूल जो है सर्कुलर क्लियर कहता है कि आप 125 डेज बिफोर जो है, अगर आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं तो एलटीसी के लिए एडवांस ले सकते हैं, और एडवांस मिलने के 10 days के अंदर आपको जो है अपने टिकट्स की कॉपी सबमिट करनी होती है कि हमने ये टिकट परचेज कर लिया है। यस, मेरी ओपिनियन से भी जो अभी दूसरी बात बोली गई है वो सही लग रही है सर। हाँ, यही है सर। जी सर, इसके रिगार्डिंग भी सर्कुलर है, उसमें भी क्लियरली मेंशन है, मैं अभी वो भी शेयर करूंगा। हेलो हेलो, तो इसमें ये मैं पूछना चाहता हूँ सर, ये केवीएस में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, मतलब क्या प्रोसीजर है इसमें? एलटीसी के लिए LTC? सर ऐसे कोई प्रोसीजर नहीं है, एक प्रोफॉर्मा होगा एलटीसी अप्लाई करने का, एलटीसी एप्लीकेशन फॉर्म, आप उसे फिल करके ऑफिस में सबमिट कर दीजिए और वो ग्रांट हो जाएगी। उसके लिए कोई एक्स्ट्रा आपको डॉक्यूमेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। सर एक सवाल और है मेरा। हाँ बोलिए मैडम। जैसे मैं जबलपुर रीजनल ऑफिस में, जबलपुर रीजन है, वहाँ पे मेरा पोस्टिंग है। हाँ। और मेरा जो घर है वो दिल्ली में है। मैं दिल्ली से अगर मुझे मान लीजिए जम्मू कश्मीर जाना है, तो मुझे फिर एलटीसी कहाँ से मतलब डीएमएस कहाँ से होगी? यहाँ से ही अगर मैं जर्नी परफॉर्म करूँगी तो होगी, या फिर मैं दिल्ली से जा सकती हूँ? नहीं, यहीं से आपको जर्नी परफॉर्म करनी है। आप जैसे आपको जबलपुर से, मतलब जो भी आपका स्टेशन है वहाँ से दिल्ली तक आप बाई ट्रेन जाएंगी, और फिर वहाँ से आप जम्मू एंड कश्मीर बाई फ्लाइट से जा सकती हैं। वहाँ से दिल्ली तक का, फिर दिल्ली से क्या आप दिल्ली में और मेरे पेरेंट्स, लाइक अगर मान लीजिए और आप मेरे पेरेंट्स टोटल 15 दिन की छुट्टी पे हैं, आप 5 दिन दिल्ली में स्पेंड करके और उसके बाद जम्मू कश्मीर जाती हैं तो जा सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सर अगर मेरे पेरेंट्स हैं दिल्ली में, तो मैं पहले दिल्ली जाऊंगी, तो दिल्ली तक का मैं होगा, और उसके बाद मैं अपने पेरेंट्स के साथ दिल्ली से जम्मू कश्मीर जाऊंगी, तो फिर वो कह रहे हैं। सर ये अजय सर ये क्लियर कर दीजिए, ये मैडम कह रही हैं कि मतलब दिल्ली इनके रास्ते में पड़ता है और उनका होम टाउन भी है, और अगर वो होम टाउन से मतलब अपने पेरेंट्स को लेके जाती हैं आगे तो क्या होगा? तो बेसिकली सर फर्स्ट इनको डिक्लेयर करना पड़ेगा, या ऑल इंडिया, इसमें एक और पॉइंट निकल के आता है सर, जब हम ऑल इंडिया एलटीसी लेते हैं और उसमें प्लेस मेंशन करते हैं, तो एक तो हमें उस प्लेस को टच करके आना है, अदरवाइज आपका फुल अमाउंट रिकवर हो जाएगा।
दूसरी चीज़ है, जैसे ये बोल रहे हैं कि होम टाउन वो लेके जा रहे हैं, बट उनका जो फेयर है वो कर सकते हैं। हेलो। हाँ, तो शी कैन क्लेम सर, अपने जो फैमिली को वहाँ से लेके जा रहे हैं वो ले सकते हैं, बट वो डिस्टेंस जो उनका होम टाउन का सॉरी हेडक्वार्टर का और जो उनका प्लेस ऑफ डिक्लेरेशन है जहाँ उन्होंने विजिट करना है, जो भी शॉर्टेस्ट होगा वही मिलेगा उनको। ओके, थैंक यू सर। मेरे ख्याल से 2 घंटे से ऊपर हो गए हैं, तो हम क्विकली TADA वाला कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम फटाफट कंप्लीट करते हैं सेशन को। आज का काफ़ी लंबा सर हाँ सर, बोलिए सर। हेलो सर, मैं LTC पे एक्चुअली और जानना चाह रहा हूँ कि जैसे फ्लाइट से हम गए होम टाउन, सर जो ट्रेन का फेयर स्ट्रिक्ट होगा वो बेस फेयर होगा ना, या फिर टोटल फेयर होगा? टोटल फेयर होगा सर। सर अभी जो सर कुछ दिन पहले राजधानी का बेस फेयर होगा सर। किस चीज़ में? वर्कशॉप नहीं आएगा राजधानी में। किस चीज़ में? ये चंडीगढ़ में अभी वर्कशॉप करवाया गया था हाँ। पर्सनल, तो सर उसमें बताया गया था कि अगर आप फ्लाइट से ट्रेवल कर रहे हैं LTC के लिए, हाँ, तो ट्रेन का बेस फेयर मिलेगा ना कि बिल्कुल। आपको सर इसीलिए हम कहते हैं, मैंने बताया था ना कि जैसे आप एक्सप्रेस ट्रेन से ट्रैवल करते हैं तो उस पे सेकेंड AC के फेयर से रिस्ट्रिक्ट करते हैं। अगर आप राजधानी से करते हैं तो राजधानी में फूड चार्जेस होते हैं, और भी कुछ चार्जेस होते हैं उसमें, वो सब चीज़ें नहीं मिलती हैं आपको। तो बेस फेयर आपका जो है वो उसी के बराबर आ जाएगा लगभग। नहीं सर, अगर मेल एक्सप्रेस जो होते हैं उसमें भी तो सर जैसे रिजर्वेशन चार्ज वगैरह होते हैं, बता। सर आपकी आवाज़ कट गई। सर मेल एक्सप्रेस से जा रहे हैं तो उसमें जो फेयर होते हैं उसमें जैसे रिजर्वेशन चार्जेस वगैरह इंक्लूड होते हैं, वो भी नहीं मिलते हैं? नहीं सर, वो इसलिए नहीं मिलते हैं क्योंकि आपने एक्चुअल में रिजर्वेशन नहीं किया है उसका। हाँ जी, हाँ जी। बेस फेयर इसलिए देते हैं क्योंकि आपने ट्रेवल किया है एटलीस्ट। हाँ हाँ। और सपोज आप राजधानी से ट्रेवल करते हैं तो, और राजधानी में केटरिंग मैंडेटरी है, ऑप्शनल नहीं है, तो आपको केटरिंग का भी मिलेगा उसमें। अच्छा अच्छा। हाँ, लेकिन ये फ्लाइट केटरिंग का ऑप्शन आ रहा है जी। ये फ्लाइट के केस में सिर्फ ऐसे है कि मतलब सिर्फ हमें बेस फेयर ही मिलेगा, चाहे वो राजधानी हो या कोई भी एक्सप्रेस ट्रेन हो। यस सर। जी। सर छोटी क्वेरी और है मेरी। यस सर। हेलो। हाँ मैम बोलिए। सर ये सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे हम किसी ट्रेनिंग में जाते हैं या अगर अपने होम टाउन जाते हैं तो क्या कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें हम अपनी कार से परफॉर्म करेंगे तो वो रिएम्बर्स हो जाएगा? अगर हम कार से जाते हैं तो सर पर्सनल ट्रांसपोर्ट ट्रेनिंग के केस में आप कर सकते हैं मैम क्लेम। वो TADA में आ जाएगा ना। ऐसे केस में आपको प्रिंसिपल से परमिशन लेनी होती है, कार के डॉक्यूमेंट देखने होते हैं, उसके बाद आप चाहें तो वो कार से भी आप अपनी जर्नी परफॉर्म कर सकते हैं। और सर एक चीज़ और, ये जो अभी पैंडेमिक कंडीशन है, तो अगर जैसे मैं अभी अपने होम टाउन अगर जाना चाहूँ तो मैं कार से अगर जाना चाहूँ अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए, तो क्या उसका भी मिल सकता है? अब घर पे किस उसमें जा रही है, LTC लेके या कैसे ऑफिस के काम से या किस तरह से, तभी आपको एडमिसिबल है? जैसे अभी जब दिवाली आएगी उस टाइम पे, उस दौरान मैं अपने घर जाऊंगी, किसी पर्पस के लिए, मतलब कौन सी लीव कुछ तो देंगे ना, किस टाइप की लीव आप LTC ले रही हैं या किस केस के लिए? तो CL लेके मैं अपने घर जा, उनका LTC से ही मतलब है सर। LTC पे जाना चाहती हैं वो, बाई कार अपने घर जाना चाहती हैं। पर्सनल व्हीकल अलाउड नहीं है उसमें। पर्सनल व्हीकल अलाउड नहीं है मैम। ठीक है सर, मेरे ख्याल से हमें TADA स्टार्ट करना चाहिए। अगर और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप चैट में डाल दीजिए, मैं वहाँ पे आंसर करता हूँ। मेरा LTC से रिलेटेड क्वेश्चन है सर। हाँ सर, क्विकली पूछिए सर। हाँ सर, जैसे LTC को जो ऑफिस में जो भी रूल बुक फॉलो होती है, कई बार ऑफिस में रूल बुक फॉलो करता है स्वामी हैंडबुक का, लेकिन जब हम उसी स्वामी हैंडबुक को लेके ऑफिस में जाते हैं LTC के लिए तो मना कर देते हैं कि DOPT का रूल लाइए। तो सर जो नॉन एंटाइटल्ड ऑफिसर है सर, स्वामी हैंडबुक में जो भी कुछ लिखा हुआ है ना वो सब DOPT के रेफरेंस से ही लिखा हुआ है, तो आपको हर उस चीज़ का सर्कुलर मिल जाएगा।
स्वामी हैंडबुक इज जस्ट ए रेडी रेफरेंस गाइड की आपको एक जगह पे सारी चीज़ें इकट्ठी मिल जाती हैं। आप थोड़ा सा नेट पे गूगल पे सर्च करेंगे, जो भी आपका टॉपिक है, जो भी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड आपको कोई ना कोई सर्कुलर मिल जाएगा। हाँ सर, मेरा ये क्वेश्चन है सर, अगर ऑफिस में हमें कोई ऐसा प्रूफ देना पड़ता है कि हमें ये मिलना चाहिए, नॉन एंटाइटल्ड ऑफिसर को ट्रेन का एंटाइटल मिलना चाहिए, चाहे वो प्राइवेट एयरलाइन से जर्नी कंप्लीट करते हैं, तो सर उसके लिए हमें कौन सा सर्कुलर देना पड़ेगा? उसके लिए है सर्कुलर, मैं शेयर करूंगा ग्रुप में, अपना जो ग्रुप है उसमें शेयर कर दूंगा। ठीक है सर, प्लीज सर। हाँ सर, अजय सर आप TA का स्टार्ट कर लीजिए, हम बाकी